जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जो हमारी ज्योग्राफी की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, उस एमसीक्यू की सीरीज में हम आपसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ज्योग्राफी एमसीक्यू की क्लासेस का समथिंग आपका ये 5वां क्लास है। अब तक आपको 4 क्लास उपलब्ध करा दी गई हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं जहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है और उनके सिलावे हमने भारत के जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, हमने उस पर आपसे चर्चा की। हमारा टारगेट यहाँ पर रखा गया है 1000 प्लस एमसीक्यू का। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 1000 प्लस एमसीक्यू का। स्टूडेंट्स, हम न केवल ज्योग्राफी बल्कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक व अदर सेगमेंट पर भी आपसे 1000 प्लस एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। और एक नई शुरुआत हमने कर दी है, मैपिंग इन न्यूज़। जी हाँ, आपने सही सुना, मैप इन न्यूज़। और ये जो मैपिंग इन न्यूज़ है, मैं आपको बता दूं, ये पिछले 2 इयर्स का करंट अफेयर पर बेस होगा। जो ऐसे इवेंट हुए हैं, जो ऐसे आप देखोगे एरियाज़ हैं इस ओवरऑल दुनिया के अंदर जहाँ पर लगातार कुछ अशांति या फिर चर्चाओं का विषय रहा, उन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इट्स क्लियर है नो। और एक क्लास आपको इजराइल को लेकर के, उसके मानचित्र मैप को लेकर के हमने आपसे चर्चा का बिंदु बना दिया है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आज की क्लासेज में हम देखेंगे ड्रेन सिस्टम, अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र के बारे में स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप ऑलरेडी पहले से एजुकेशन बायर परिवार के सदस्य हैं तो आपका भी सही दिल से स्वागत है और आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यहाँ पर न केवल एमसीक्यू डिस्कस करे जाते हैं। देखिए क्यों आवश्यक है एजुकेशन बायर, आप जरा समझना, ये एमसीक्यू की क्यों आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। 1000 प्लस जो एमसीक्यू हैं, ये क्यों आवश्यक हैं। इसमें ना केवल एमसीक्यू में आपसे हम आप देखोगे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, बल्कि हम ये भी डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करें, और उसके साथ साथ आपका स्टूडेंट्स रिवीजन भी इसी के माध्यम से हो जाता है। जी हाँ, रिवीजन भी इसी के माध्यम से हो जाता है। आइए सबसे पहले हम आपको कुछ मानचित्र दिखाते हैं, मैप दिखाते हैं, फिर उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पर हम लेके चलते हैं। देखते हैं, आइए मैप के बारे में। यहाँ पर ज़रा समझना, आपको पहले अथोराइज करवा देता हूँ कि कहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सीरीज आता है सर, ठीक है। उसमें से हमने क्वेश्चन अधिकतर लिए हैं और ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी का, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, और ये किस किस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जरा देखिएगा। यहाँ पर 2500 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में नहीं पूछने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो हमने 1000 क्वेश्चन, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, PYQ हैं, ठीक है। अब इसमें जो परीक्षा है IAS का, PCS का, CDS, NDA, CFEF, UGC, NTA, नेट और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए सवालों की हम व्याख्या करेंगे। इट्स क्लियर है नो। आइए अब आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन के बारे में। ये आपको इंडिया दिख रहा है सर, ठीक है। ये आपको इंडिया का मानचित्र दिख रहा है, और इस इंडिया के मानचित्र में आपको ओवरऑल कई ऐसे क्षेत्र भी, रीजन भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल रहा है, जैसे आप देखोगे ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है, ये गंगेटिक वाला रीजन है, ये नर्मदा है सर, इधर आ रही है अरब सागर में, ये ताप्ती है जिसको ताप्ती है, ये महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ठीक है। इन सब के अलावा आप देखोगे यहाँ पर कावेरी है, इसको सी से भी लिखते हैं और के से भी लिखते हैं, ठीक है। एक और हम दिखाएंगे आपको, अभी चित्र कहीं दिखाएंगे हम। यहाँ पर देखिएगा, इस मैप को समझिएगा। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला रीजन ही है सर। ये आप देखोगे इंडस रिवर सिस्टम है। जी हाँ, यहाँ पर आपको इंडस मिलेगी, फिर झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, ठीक है। उनके अलावा आपको यहाँ पर गंगेटिक बेल्ट वाला रीजन भी मिलेगा। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, गंगेटिक बेल्ट आप देखोगे, ये गंगेटिक वाला रीजन है, ये गंगा वाला है, यहाँ से यहाँ तक ये गंगा है। यहाँ पर आपको गंगा दिख रही है, ये यमुना है, और यहाँ पर आपको मिल रही है गंडक, कोसी, चंबल, यमुना, तो ये हैं।
और यहीं आपको एक लूनी नदी मिल रही है राजस्थान की, ये साबरमती मिल रही है, ठीक है। और इधर से ये यूं इस तरीके से घूम के आती है, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा है, ये भी आपको मिल रही है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। इन सब के अलावा हम एक और मानचित्र आपके लिए लेकर गए हैं और बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिएगा साउथ जो आपका इंडिया के रिवर सिस्टम है उसको लेकर के, जैसे नर्मदा और ये दूसरी रीजन है ताप्ती, ये देख लो आप माही यहाँ पर, ठीक है, ये माही आपको मिल रही है, महानदी जिसको माही नदी कहते हैं, ये गोदावरी सिस्टम है और इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये कृष्णा, ठीक है, तुंगभद्रा, काली, ये इसकी कई नदियाँ हैं। और उसके साथ साथ ये आपको कावेरी रिवर सिस्टम यहाँ पर मिल रहा है, वेगोई पेगोई ये रीजन इधर आ जाता है, और यहाँ पर ये पेनिनसुला रिवर सिस्टम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं तो कुछ नदियाँ अधिकतर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं आप देखोगे वह क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वह एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर पेनिनसुला रिवर सिस्टम दे के रखा है और यहाँ पर रिवर दे के रखी है और उसके कुछ डिस्टेंस को भी दे के रखा है। कई बार ऐसा पूछ लेता है तो ध्यान में रखेंगे आपको, ये इंडियन ओशन है। तो जैसे गोदावरी कितनी है आप देखोगे 1465 किलोमीटर, कृष्णा की बात कर लें 1400 किलोमीटर्स, और नर्मदा आपकी 1312 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस देखने के लिए आपको मिलेगा। आइए अब ओवरऑल मैंने आपको एक दृष्टिकोण आपका पैदा कर दिया है, अब आपका अप्रोच वो हो गया है कि आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सर, मैंने आपको कहा था कई चीज़ें, आपको एक और बात बता दूं, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ और महत्वपूर्ण विषय मैं बता देता हूं। कुछ शब्दों का आपको अध्ययन करके रखना है कि सर ये शब्द होगा तो ऐसा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होंगे। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन गलत होते हैं और कितने % क्वेश्चन गलत होते हैं, ये भी जरा आइए उस पर भी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। आप देखोगे जो रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं कुछ शब्दावली हैं सर, कुछ टर्मोलॉजी हैं, कुछ वर्ड हैं, उनको जरा ध्यान में रखेंगे। जैसे आपको वर्ड दे दे केवल, मान लीजिए आपको केवल वर्ड दे दे, इसको ओनली कहते हैं, ठीक है। आपको दे दे सभी, आपको दे दे हमेशा, ठीक है, आपको दे दे हमेशा, सभी, आपको दे दे इसके साथ साथ मुख्यतः, आपको दे दे लगातार। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे वर्ड हैं जहां पर आप देखोगे 95% जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है आपका गलत होता है, मतलब कि रोंग होता है। ये ध्यान में रखना है। जहाँ पर आपको केवल दे देगा, सभी दे देगा, हमेशा दे देगा, मुख्यतः दे देगा, लगातार दे देगा, तो उस स्टेटमेंट को थोड़े से सही देख करके पढ़िएगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा, 5% सही होगा लेकिन 95% गलत होगा, ठीक है। एक और इसमें आता है यूपीएससी का एक अपना ट्रेंड एनालिसिस रहा है, मैंने अगर उसका एनालिसिस किया है आपने तो ये बताता है कि जहाँ पर कुछ आपको डाटा दे दे, ठीक है, कोई डेट दे दे, ठीक है, अगर आपको मान लीजिए आपने पढ़ी है और आपको गलत लग रही है ना तो समझ लीजिएगा वो गलत ही है, ठीक है। तो हमेशा डाटा वाले क्वेश्चन भी 95% आप देखोगे गलत होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। मैं प्रूफ के साथ में आपको दिखाऊंगा, हवाबाजी नहीं करूंगा, ठीक है। अब कौन से क्वेश्चन सही हो सकते हैं उसका भी अपना ध्यान रखना है। आपको दे दे कि कुछ, जैसे एक शब्द आता है कुछ, अगर कुछ वर्ड आएगा तो वो सही होने के चांसेस होंगे। आ जाएगा हो सकता है, हो सकता है, और ये हो सकता वाला कहाँ पर मिलेगा आपको, अगर साइंस एंड टेक से पूछे हो सकता है और एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आए हो सकता है तो वो क्वेश्चन राइट होने के चांसेस रहते हैं। एक और आता है सर संभावना, संभावना वाला क्वेश्चन और आता है। तो ये कुछ ऐसी टर्मोलॉजी है जहां पर क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, लगभग 90% ये भी क्या होते हैं सही देखने के लिए आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन राइट आपको हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पर हो, कुछ दे दे स्टेटमेंट में, हो सकता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट, या फिर आपका साइंस एंड टेक में दे दे, संभावना बनती है अगर उसमें दे दे तो वहाँ पर। टेक्नोलॉजी में खास तौर पर ये जहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन पूछता है और ये तीनों शब्द है ना, तो ध्यान रखना वहाँ पर क्वेश्चन 95% सही होने के चांसेस रहते हैं। मैं नहीं कहता, ऐसा यूपीएससी के MCQ बताते हैं, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन ले लेते हैं पहला। ये बहुत ही ज़रूरी था आपको समझाना, क्योंकि ये कई जगह एलिमेंट मेथड भी यूज होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आई होप आपको विजुअल हो रहा होगा। स्टेटमेंट नीचे देके रखें, पहले आइए यहाँ से देख लेते हैं कि क्या क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए
क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दी गई सूचियों को कूट दिए का प्रयोग किया गया है और सही उत्तर को चुनना है आपको। यहाँ पर सूची है मतलब नदी वेशी इनसे पूछ रहा है, और यहाँ पर नगर दे के रखे हैं सूची 2 में, आपको बताना है। जैसे ए में दे रखा भागीरथी, बी में अलकनंदा, सी में दे रखा है नयार और डी में दे रखा है गंगा। इधर दे रखा है आपका 1 में लेस डाउन, 2 में दे रखा नरेंद्र नगर, तीसरे में दे रखा उत्तरकाशी और चौथे में दे रखा पौड़ी। पौड़ी गढ़वाल आपने सुना ही होगा नाम, ठीक है। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए सर, गंगा का आपने बहुत बार नाम सुना होगा, ठीक है। गंगा को हर कोई नाम सुनता है। भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है माँ गंगा, इनको कहते हैं। इनकी बहुत हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं, ठीक है। और ये नेशनल रिवर भी है भारत की, ठीक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। गंगा के किनारे एक नगर बसा हुआ है जिसको बोलते हैं नरेंद्र नगर। मतलब कि आप देखोगे इसका 2 हो जाएगा, मतलब कि डी का जो आंसर होगा वो 2 होगा। इट्स क्लियर है ना। वहीं आपने कई बार देखा होगा भागीरथी। भागीरथी कहाँ से निकलती है सर? उत्तरकाशी से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी से निकलती है। तो आप देखोगे ए का तीसरा हो जाएगा। आपने एक और सुना होगा कि अलकनंदा पौड़ी गढ़वाल से निकलती है सर, ये भी आप देखते हैं तो इसका 4 हो जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद बचा एक नयार, तो आपका ये लेस डाउन क्षेत्र है, मतलब कि तीसरे का 1 हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट। तो आपका जो होगा तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये इसका राइट आंसर होगा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। आइए देखते हैं किस स्टेटमेंट में। देखिए ऑप्शंस देखते हैं हम कहाँ पर है। क्या था आपका? तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, है ना। तो 20 का राइट आंसर हो गया। अब देखो, अब एलिमेंट मेथड कैसे लगाएं, ठीक है, इस पर थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। आप देखोगे, आपको पता है कि गंगा के किनारे है नरेंद्र नगर, ठीक है। डी का है 2, तो आप देखो डी का दूसरा कहाँ पर है? ए और बी में है, मतलब आंसर सी नहीं होगा और आंसर आपका डी नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि हमें पता है भागीरथी उत्तरकाशी है सर, तो ए का तीसरा है। अब ए का तीसरा कहाँ पर है? ए में और बी में है। फिर हमें पता है अलकनंदा। आप बताओ यहाँ पर लेस डाउन मिलेगा? कॉमन सेंस से बताओ, लेस डाउन मिलेगा? नहीं ना। तो यहाँ पर मिलता है पौड़ी गढ़वाल। तो आप वैसे भी देखो, अगर आपको ए का भी नहीं पता है बट बी का आपको पता है कि देखो इसका तो है सर दूसरा, गंगा का मतलब डी का है दूसरा, और दूसरे का है आपका, बी का है आपका चौथा। तो आंसर जब मिल जाएगा आपको 2 स्टेटमेंट से, तो आप देखो बी का चौथा कहाँ पर है? यहाँ पर है। और डी का दूसरा कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। तो ये एलिमेंट मेथड होता है, कुछ इस तरीके से हिंट्स देता है एग्जामिनर, ओवर सेंस बना करके आपको देता है कि सर यहाँ से ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इट्स क्लियर है नो? यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, नहीं तो मेरे साथ कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? किसकी नदी सर? कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हेमावती, बी अंकरावती, सी इंद्रावती और डी अमरावती। किसकी पूछा है सर? कावेरी की। 3 नदियां प्रमुख हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये 3 नदियां हैं सर मुख्यतः, और पूछा है कावेरी की सहायक नदी नहीं है। बताइएगा वीडियो को पॉज करके कौन सी है सर इसमें? कावेरी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। और ये नदी गोदावरी की है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। हेमावती की बात कर लें तो हेमावती आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। अकरावती की बात कर लें, ये भी आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। अमरावती की बात कर लें, ये भी इसकी सहायक नदी है। परंतु इंद्रावती की अगर बात कर लो तो आप देखोगे ये आपकी कावेरी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, आइए उसको समझ लेते हैं। आप देखोगे इंद्रावती जो नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी नदी है? गोदावरी की सहायक नदियों में इसको जाना जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मेरा उद्देश्य यही नहीं है। अब जब आपने इसको छेड़ ही दिया है तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कावेरी, इस नदी को पूरा निपटा ही देते हैं। जो आपकी कावेरी नदी है महोदय, आप देखोगे ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कोडांगू जिले से निकलती है। और कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है। ये याद रखना, कहाँ से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी से आपको निकलती है। ये उद्भव होता है इसका, ठीक है। किसका होता है उद्भव? कावेरी का। उसके साथ साथ आप देखोगे
अगर इसकी लंबाई की बात कर लें तो इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। ये कई क्षेत्रों में, अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, इसकी लंबाई कई क्षेत्रों में, कुल लंबाई 800 किलोमीटर माना जाता है इसका। और इस नदी में द्रोणी बेसिन में तमिलनाडु, अब देखो कितने क्षेत्रों में है, इस पर कई बार विवाद भी आपको मिलेगा। अगर हम राज्यों की बात कर लें, स्टेट की बात कर लें, तो कई स्टेट से होकर के ये बहती है। कई स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते। देखो ये कर्नाटक से निकलती है, उसके बाद केरल में पहुंचती है, उसके बाद तमिलनाडु में पहुंचती है, और उसके बाद एक और है, चुटकू सा एक राज्य है, जिसको चुटकू बोलो या कुछ बोलो, पुडुचेरी का एक स्थान है, ठीक है, पुडुचेरी में भी ये बहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बहती है तमिलनाडु और पुडुचेरी में बहती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये लगभग 56% के आसपास यहाँ पर ये बहने का काम करती है। इट्स क्लियर है ना। 3% ये केरल में बहती है, यहाँ पर 3% है, और लगभग आप देखोगे 46% आपको कर्नाटका में देखने के लिए मिलेगी। सहायक नदियों में आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। हेमावती इसकी सहायक नदी है, अक्रावती है, अमरावती है, ठीक है। मैं एक और आपको हिंट्स दूंगा, ज़रा समझना बहुत अच्छे से। उसके साथ साथ आप देखोगे हंगेरी है, सिमसा है, स्वर्णवती है, भवानी, अमरावती है, काबिनी है। आप देखो यहाँ पर एक लोकपावा नदी, इसकी लोकपावा नदी है, ठीक है, इसकी सहायक नदी। मैं एक और बात बता दूँ, इंद्रावती को छोड़कर जहाँ पर ती की मात्रा मिल जाए, ऐसे ती ती हेमावती, इंद्रावती को छोड़कर समझ लेना वो किसकी है, जहाँ पर ये ती मिलेगा, मतलब कि ती नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, जहाँ पर ये आपको ई की मात्रा मिलेगी, ये वाली, ठीक है, बड़ी की, ध्यान रखेंगे इस बात को, वो गोदावरी कावेरी की नदी होने के चांसेस ज़्यादा है। कुछ अब बात है, जैसे इंद्रावती को छोड़ दो, इंद्रावती गोदावरी की है। वहीं इसमें एक सहायक नदी है जो इसमें ई की मात्रा नहीं है, जिसमें सिमसा, कौन सी नदी है इसकी, सिमसा। सिमसा जो है इसमें देखो आका डंडा तो है, लेकिन इसमें ई की मात्रा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बाकी का क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका थर्ड। क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा, मेरे साथ देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय निक्षेपण लक्षण नहीं है। सर मैं क्यों ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने लगभग पिछले 2-3 साल से ऐसे स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन पूछ रहा है। उसका ट्रेंड, और यूपीएससी का अपना ट्रेंड है, 5 साल वो ट्रेंड पकड़ता है, लगभग 4 से 5 साल वो ट्रेंड पकड़ता है, एक टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, फिर उसमें कुछ नया इनोवेटिव लाएगा। अब पेयर वाले क्वेश्चन कंटिन्यूसली चलेंगे, कुछ दिन तक लगातार चलेंगे। कुछ दिन का यहाँ पर मेरा कहने का सेंस है कि लगभग 2-3 साल और चलेंगे, फिर उसके बाद में कुछ एक नया इनोवेटिव लेकर के आएगा, ठीक है। या उसमें थोड़ा सा, अब तो एकदम जो कि आप बेस्ट किया है, अब मैं कहूँगा ये यूपीएससी का एकदम बेस्ट तरीका, अगर इस तरीके से एग्जाम्पल ले रहा है तो। अब उसने जो लास्ट ईयर 2024 का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें अगर आप जीएस देखोगे तो उसमें लगभग मिक्सड था, ठीक है, कंपाइल था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे, पेयर वाले क्वेश्चन भी थे, एलिमेंट वाले क्वेश्चन भी थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन उसने पूछे थे। खैर पढ़िएगा इसको। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे आ रहे हैं, तटीय निक्षेपण लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए टोम बोलो, बी बालू रोधिका, सी स्टेक, और डी स्फिट। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आपने राइट आंसर बताया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब आप देखोगे स्टेक जो है ये आपको तटीय निक्षेपण का लक्ष्य नहीं मिलता है, जबकि टोम्बल और बालू का रोधिका और दोनों आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो कि आपका स्टेक है ये एक तरीके से महासागरीय तरंगों से तटीय। देखो इससे क्या होता है, ये स्टेक ऐसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टेक होता कैसे है, ज़रा इसको समझना। अब ज़रा यहाँ पर आप देखना, मैं आपके सामने कुछ ड्रॉ शो कर रहा हूँ, चित्र शो कर रहा हूँ, ये वाला ज़रा समझना स्टूडेंट्स। ये मान लीजिए ओशियन है, आई होप आप इस बात से एग्री करेंगे कि मान लीजिए ये ओशियन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टेक बन गया इस तरीके से, ये। अब ये क्या है, अब इधर आप देखोगे इधर स्थल है, ये यूं स्थल है, अब पानी इधर भी आ जाता है, ठीक है। इधर ओशियन है पूरा, ये ओशियन खुला हुआ है पूरा इधर। लेकिन आप देख रहे हो अब लगातार क्या है, पानी इस पर आता है टकराता है, पानी इस पर आता है टकराता है। तो ये जो चट्टान है इसने इसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया। और ये चट्टान आज छोटी सी बची है, ठीक है, टूटने के पश्चात। तो सागरीय तरंगों के कारण ये तटीय जो चट्टानी होती है उनकी संरचना के अपरदन से निर्मित स्थलाकृति बन जाती है, जिसको खासतौर पर आप देखोगे आर्च या फिर ध्वस्त होने के कारण एक समुद्र में स्तंभ के समान खड़ी एक चट्टान होती है, इसी को स्टेक कहते हैं। और ऐसे क्वेश्चन पूछे
जा रहे हैं, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, टोम्बोल और स्फीट बालू रोधिका आप देखोगे तटीय निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियां हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। देखिए, वो वीडियो को पॉज करें और बताने का प्रयास करें कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। स्टूडेंट्स बताइए। आई होप आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा। आइए अब मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो मेरे साथ कर लीजिएगा। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, नदियां हैं और सहायक नदियां दे के रखी है, मुख्य जो रिवर है और उसके साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरी दे के रखी है। ऑप्शन ए है गोदावरी इंद्रावती, बी गंगा पैनगंगा, सी कृष्णा भीमा, लूनी सुक्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी। ये इसका क्या है, सुमेलित नहीं है। गंगा की सहायक नदी कोई भी आप देख लो उठा करके, आपको एक सहायक नदी नहीं मिलेगी जिसको हम कहते हैं पैनगंगा। गोदावरी की अभी बात करी हमने इंद्रावती, कृष्णा की भीमा है और लूनी शुक्री है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर आंसर तो मिल गया, लेकिन आंसर के साथ साथ अब मैं आपका यहीं पर ये कई सारी नदियों को बता देता हूँ एक बार में। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो सके। आइए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम सर गोदावरी के बारे में, ऑप्शन ए के बारे में। ठीक है, गोदावरी। देखिए महोदय, अगर इसकी हम उत्पत्ति की बात कर लें और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है आप देखोगे यम्बरकेश्वर, इसको त्रंबकेश्वर बोलते हैं। समथिंग कैसे लिखते हैं इसको अभी बताते हैं। देखो, इसको लिखते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं त्रंबकेश्वर। ठीक है, यहाँ से इसका उद्भव होता है सर, और ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। इट्स क्लियर या नो? तो कहाँ से होता है, त्रंबकेश्वर से इसका उद्भव होता है, महाराष्ट्र में ये पड़ता है। और 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। ये दक्षिण भारत की गंगा मानी जाती है, ध्यान रखेंगे। और प्रायद्वीप भारत की जो पेनिनसुला इंडिया है उसकी सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात कर ले तो पूर्णा है, बरदा है, पैनगंगा है, बैन है, गंगा है, इंद्रावती है, प्रणहिता है। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको मिल रही होगी, गोदावरी की नदियों में आकाडंडा आपको मिलेगा, इसकी सहायक नदियों में क्या मिलेगा, ये डंडा आपको मिलेगा। जैसे मैं आपसे करूँ एक गंगा, जैसे इसको गंगा भी कहते हैं, जैसे आप देखोगे प्रणहिता कहते हैं इसको, प्रणहिता। तो प्रणहिता आप देख रहे हो, आकाडंडा इसमें आ गया। बरधा कहते हैं एक में, इसकी सहायक नदी है, देखो आकाडंडा आ गया। इसमें ई की मात्रा एक में आती है केवल इंद्रावती। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आती है सर आपकी गंगा, बी में आते हैं गंगा। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और आप देखोगे इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। डबल 25 आप लिख देंगे, इतनी इसकी लेंथ है। और ये आप देखोगे हिमालय से होती हुई जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने का प्रयास करती है। ठीक है, ये अपना जल कहाँ गिराती है, ब्रह्मपुत्र आप देखोगे अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, भारत की नदियों का सबसे बड़ा अवतंत्र इसको कहते हैं। और 2008 में, कब सर, इसको 2008 में आप देखोगे राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। ठीक है, 2008 में इसको नेशनल रिवर का स्टेटस भी प्राप्त है। ठीक है, इन सब के अलावा इसमें दो प्रकार की नदियां हैं। एक आप देखोगे इसके बाएं तटीय नदियां हैं, जैसे ये गंगा बह रही है ऐसे आ गई है आकर के गिर रही है, तो कुछ नदियां इधर से आकर के मिलती हैं, तो कुछ नदियां इधर से आकर के इसमें मिल रही हैं। ठीक है, अब जो बाएं तटीय नदियां अगर हम देखें उस पर, जैसे अभी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, इनको उत्तर से पूरब लगाइए, तो जैसे आप देखोगे रामगंगा पहले आपको मिलेगी, फिर उसके बाद में आपको गोमती मिलेगी, उसके बाद में घग्गर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में गंडक मिलेगा और उसके बाद में आपको बागमती मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको बागमती के बाद मिलती है कोसी और आपको मिलती है महानदी, महानंदा जिसको हम कहते हैं। बताइएगा कोसी किसका शोक कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण से आप देखोगे यमुना, टोन, सोन, कर्मनाशा यहाँ से मिलती हैं। ठीक है, इन सब के अलावा आप देखोगे
अगली नदी की बात कर लेते हैं, कृष्णा नदी सिस्टम। ये जो कृष्णा है इसकी सहायक नदी है भीमा, और ये आपकी निकलती है, आप देखोगे कर्नाटक के क्षेत्रों से। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सह्याद्री पहाड़ी से इसका क्या होता है, महाबलेश्वर। कहाँ से होती है, महाबलेश्वर से इसकी उत्पत्ति होती है। अब देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, महाबलेश्वर से इसकी उत्पत्ति होती है महाराष्ट्र में, ठीक है। सह्याद्री की पहाड़ी है, महान है सर कृष्ण, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें तो इसकी लंबाई है 1402 किलोमीटर। कितनी है, 1402 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियों की बात कर लें कृष्णा की, तो देखो सारे कृष्ण के अवतारों के नाम पर है, उनके रूप के नाम पर हैं इसकी नदियाँ, जितनी भी सहायक नदियाँ। आइए मैं गिनाता हूँ। जैसे आप देखोगे तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है, तो जैसे तुंगभद्र ऐसा रूप दिखा दिए एकदम से कठोर वाला श्री कृष्ण ने। तुंगभद्र ये कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर उसके बाद है कोयाना, काले हो गए, सांवले कलर के हो गए कृष्ण। उसके बाद है घाटप्रभा, घाट का पानी पिया है श्री कृष्ण ने। मालप्रभा, माखन खाते थे। मूसी, चूहे की सवारी, ऐसे मान लो। उसके साथ साथ भीमा, एक भीम की तरह आयताकार उनका हो जाता था और दुश्मन से वो लड़ने के लिए तत्पर रहते थे। तो सारी चीज़ें इस तरीके से डिजाइन की गई हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे, आप कह रहे हो कि क्यों हंस रहे हो टीचर साहब, क्यों हंस रहे हो सर। इसका एक रीज़न है, क्योंकि हम यहाँ पर रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसमें आ जाता है, ठीक है। तो मतलब जो कृष्णा नदी की मैं बात कर रहा, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ मैं बात कर रहा, ठीक है। मैं स्टूडेंट पानी पीने चला गया था एक्चुअल में, क्या है ना, तो ये कृष्णा नदी है। तो आप देखोगे इसकी लंबाई मैंने आपसे बता दी, कहाँ से निकलती है ये भी आपको बता दिया। उसके बाद आता है आपका लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी जो है आप देखोगे इसकी सहायक नदी है शुक्री, ठीक है। इसके अगर उद्गम स्थल की बात कर लें तो ये आप देखोगे अरावली पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अरावली की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। और अरावली आपको पता ही है प्लेटू कहाँ पर पड़ती है, पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है। तो ये ख़ास तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगी, राजस्थान वाले रीजन में, और इसके दक्षिण पश्चिम से निकलती है अजमेर के यहाँ से, ठीक है। इसकी लंबाई की बात कर लें, इसकी जो लेंथ है वो 320 किलोमीटर आप देखोगे इसकी लेंथ है। ये नदी कहीं जाकर गिरती नहीं है, बल्कि ये विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण में, ठीक है। ये अंतर्वाही नदी है, जो कि लवड़ीय नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये ध्यान रखना, इसको लवड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लवड़ नदी भी इसको कहते हैं, क्योंकि यह अंतर्प्रवाही नदी है। ये जाकर के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यह गुजरात और राजस्थान में प्रभावित होती है और कच्छ के रण में दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदियों में एक तो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, सुकरी, और इन सब के अलावा सरसूबती, बूंदी और जवई यहाँ की इसकी सहायक नदियाँ हैं। आई होप अब ये मोस्ट नदियाँ थीं जिस पर मैंने आपसे पूरा 360 डिग्री आपको बता दिया है, ठीक है। कहाँ से कैसे उद्भव और कहाँ कैसे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आई थिंक आपको बन जाएगा, या फिर उसकी सहायक नदियों से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जहाँ थोड़ा भारी भरकम नाम मिले ना, जैसे भीमा, मूशी, मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना, ऐसी कुछ आपको मिले, तुंगभद्रा, तो समझ लेना वो श्री कृष्ण है, बस कृष्ण। और श्री कृष्ण है तो महाबलेश्वर से निकलेंगे। इट्स क्लियर या नो। आइए गोदावरी की पूछ ले तो ई की मात्रा ध्यान रखना, लास्ट में ई की मात्रा इंद्रावती को छोड़कर, ठीक है। और यदि आप देखोगे कावेरी से अगर पूछ ले तो आपका ई की मात्रा है, और गोदावरी से पूछ ले तो आ का डंडा लास्ट में मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए आपके सामने नदियाँ दिख रही हैं। निम्नलिखित हिमालयों की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार उत्तरी छोर से नहीं निकलती है। किससे नहीं निकलती है, उस पार उत्तरी छोर से नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर ए सिंधु, बी सतलुज, सी गंगा और डी ब्रह्मपुत्र। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए सर, ये कह रहे हैं कि कौन सी नदी उत्तरी छोर से नहीं निकलती है, ठीक है। आई होप आपने इस बात को देखा होगा और राइट आंसर बताया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि आपकी जो गंगा है, माँ गंगा, ये आप देखोगे ये उत्तरी छोर से नहीं निकलती है बल्कि दक्षिणी छोर से निकलती है। भाई गंगा कहाँ पर अपना रूप धारण करती है कि इसका नाम गंगा पड़ जाता है।
जब आप देखोगे भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिल जाती हैं तो क्या बनता है, आगे चल के आपको हरिद्वार वाले क्षेत्र में ऐसे आकर के आपकी यहाँ पर गंगा देवप्रयाग वाले रीजन में आप देखोगे गंगा कहलाती है, हरिद्वार। ठीक है। और गंगा नदी की अगर हम बात कर लें, अभी जो कि मैंने अभी बात किया है पीछे, ये गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले। भागीरथी नदी और देवप्रयाग में आप देखोगे अलकनंदा के मिलने के बाद ये संयुक्त रूप से अपना रूप धारण कर लेती है, जिसको गंगा कहते हैं। दरअसल आप देखोगे सिंधु और सतलुज ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदियां हैं जो हिमालय के निर्माण से पहले से प्रभावित होती रही हैं और इनका उद्गम उत्तरी छोर से हिमालय के होता है। अगर आप देखोगे सिंधु नदी के बारे में, किसके बारे में, सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत आप देखोगे बोखरचू से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बोखर। मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए। बोखरचू से क्या होता है, इसका उद्भव होता है। इन सब के साथ साथ कैलाश पर्वत, और इसे तिब्बत की सिंगगी क्या कहते हैं, सिंगी वखान या फिर शेरमुख भी कहते हैं। वहीं अगर हम देखें ब्रह्मपुत्र नदी, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी चेमा युंगडुंग हिमनद से हो निकलता है। ये भी कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग कहाँ से निकलती है, चेमा युंगडुंग। ठीक है, चेमा युंगडुंग से ये क्या करती है, निकलती है, और ये कैलाश पर्वत में मानसरोवर वाले क्षेत्र से निकलती है। वहीं आप देखोगे सतलुज की बात कर लें, सतलुज, ये सतलुज जो नदी है राक्षस ताल झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, राक्षस। ठीक है, कहाँ से निकलती है स्टूडेंट्स, आप देखोगे राक्षस ताल झील से ये आपको निकलती है। ठीक है, और इन सब के अलावा यहाँ पर आप देखोगे इसे लाचेन खवाब के नाम से जाना जाता है, और ये जाकर के किसकी नदी है, सिंधु की ट्रिब्यूटरी है। गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एकमात्र नदी है जो हर बार अपने एक मोड़ पर अपना नाम परिवर्तित कर लेती है, तो ब्रह्मपुत्र। और इसी पर दुनिया का एक सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसको माजुली नदी द्वीप कहते हैं, असम का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ, बी ऋषिकेश, सी रुद्रप्रयाग और डी देवप्रयाग। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। अभी मैंने पीछे इसका डिस्कस किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब देवप्रयाग। देवप्रयाग आप देखोगे क्योंकि अलकनंदा सतोपति हिमनद से निकलती है और भागी नदी गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलने के पश्चात देवप्रयाग में आकर के एक संगम बनाती है और संयुक्त रूप से ये गंगा कहलाती है। यहाँ तक चीज़ें आई होप आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियाँ भारत के पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं या हैं। देखो, दो तरह की नदियाँ हैं। कुछ नदियाँ इंडिया में पश्चिम की तरफ बहती हैं जो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। कुछ नदियाँ पूरब की तरफ बहती हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं और बीओबी में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, अब उसी पर पूछ रहा है जो पश्चिम की तरफ बह रही है, इधर जैसे नर्मदा बहती है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। पहला महानदी, दूसरा कृष्णा, तीसरा नर्मदा, चौथा कावेरी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आइए जान लेते हैं। यह पूछा आपसे पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिर रही हैं। क्या आप बताइएगा आपकी जो कृष्णा नदी है वो गिरती है? नहीं सर, जहाँ पर 2 है उसको कट कर दो, तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा। उसके बाद कावेरी, नहीं सर। अब देखो, एक नदी है महानदी और एक नदी है ताप्ती। आप मुझे बताइएगा
ये नर्मदा 100% आप देखोगे कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में जा कर के गिरती है, इसमें कोई दो राय गिरे नहीं है। परंतु आप देखोगे महानदी जो है, ठीक है, ये आपकी जा कर के नहीं गिरती है। हीराकुंड बांध इसी पर अवस्थित है और ये जाकर के वेस्ट ऑफ बंगाल से उड़ीसा से टच करके आगे चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। एलिमेंट मेथड से भी आप यूज कर सकते थे। आइए अब एक एक नदी को थोड़ा मैं जान लेता हूँ। हालांकि इस पर मैं कृष्णा कावेरी पर आपसे चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन महानदी और इन पर चर्चा नहीं किया हूँ, तो दो पे चर्चा कर लेता हूँ। नर्मदा की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की जो पहाड़ी है आप देखोगे स्टूडेंट्स, अमरकंटक की जो पहाड़ी अगर इसकी बात कर लें तो विंध्यन जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको विंध्यन पर्वत श्रेणी देखने के लिए मिलेगी। ये ऐसे, ठीक है, ये विंध्यन पर्वत श्रेणी है यहाँ, तो यहीं पर अमरकंटक की पहाड़ी यहीं से निकलती है और आकर के इस पर ही धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ओके, तो आकर के अपना जल क्या करती है, खंबात की खाड़ी में गिराती है अरब सागर वाले रीजन में। क्लियर या नहीं, खंबात की खाड़ी में गिराती है। और इसकी सहायक नदियों की बात कर लें तो ओरसंग, तवा, शक्कर, हिरण और गजाल इसकी सहायक नदियों में जानी जाती हैं। वहीं महानदी की बात कर लें स्टूडेंट्स, महा जो नदी है, महानदी आपको खास तौर पर सिहावा की पहाड़ी के पास से, ये धमरती छत्तीसगढ़ से निकलती है, पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिवनाथ, हसदो, मांड, इव, केलो, जोग, ओंग इसकी सहायक नदियां हैं। चलो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने आपसे बता दिया, कावेरी और कृष्णा के बारे में गाइज हमने पहले चर्चा कर ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आई होप आपको विजुअल हो रहा है और दिख रहा है। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। कहाँ पर सर, पश्चिमी तट पर अवस्थित है, ठीक है, यहाँ इस रीजन में होगी, किसी ना किसी रीजन में होगी, ठीक है, ये इसका वेस्टर्न घाट है, तो पश्चिमी तट की बात कर रहा है। पहला है चिल्का, बी है आपका अष्टमुदी, सी है आपका पुलिकट और डी है कोल्लेरू। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो अष्टमुदी जो झील है, ये वास्तव में आप देखोगे छोटी छोटी कई झीलों का एक समूह है और ये आपको केरल वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा, जो कि कोल्लम जिले के पास में ये अवस्थित है। इसकी 8 भुजाएं हैं, तो इसलिए इसको रखा गया है अष्टमुडी। और मैं आपको बता दूं ये रामसर साइट में भी शामिल है, ठीक है, रामसर जो साइट है उसमें भी इसको शामिल कर लिया गया है। इसको भी थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है, एक आर्द्र भूमि के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर चिल्का झील की बात कर लें, ओडिशा, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ इस झील को भी रामसर पत्र में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है पुलिकट। पुलिकट अगर झील की बात कर लें, ये भी झील भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और ये पुलिकट भारत के खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर अवस्थित है। ध्यान रखना कहाँ पर है, 2 स्टेट हैं यहाँ पर, एडी बोले तो आंध्र प्रदेश, TNL बोले तो तमिलनाडु। मतलब कि मैं आपको अगर मानचित्र से दिखाऊं तो ये यहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पर ये आपको मिलेगी पुलिकट, ठीक है। और यहाँ पर एक नदी आती है, नाम बताइएगा, कृष्णा नदी है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। इस पर क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था। उसके बाद आपसे पूछा गया है कोल्लेरू झील। अगर हम कोल्लेरू झील की बात कर लें तो ये मीठे पानी की झील है और आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा में अवस्थित है। कहाँ पर है कोल्लेरू, 2 नदियों के बीच में है ये। देखो कौन कौन सी हैं, एक नदी है आपकी कृष्णा और एक नदी है आपकी कावेरी, ठीक है, 2 नदियां हैं कृष्णा और कावेरी, यहाँ पर आपको देखने के लिए इन दोनों के बीच में। और मीठे पानी फ्रेश वाटर ये लेक कही जाती है। रामसर घोषणा पत्र के तहत भी ये एक आर्द्र भूमि है। तो लगभग ये सभी क्या हैं, आर्द्र भूमि आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, आर्द्र भूमि आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इट्स क्लियर है नो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स आपको लग रहा है कि सर टाइम लग रहा है, मैं कह रहा हूँ कि आपका टाइम नहीं लग रहा है। आप अगर 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, आप अगर 20 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, आप केवल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आपका पूरा रिवीजन हो रहा है, आपको पूरी चीज़ें दोबारा
आपके मस्तिष्क में, ब्रेन में दोबारा क्लिक कर रहे हैं और क्वेश्चन भी आप अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। बस आप पेशेंस बना के रखिएगा। देखिए मैं स्टूडेंट्स कितनी मेहनत करता हूँ, मैं स्वयं पढ़ के आता हूँ, फिर उसके बाद मैं कंटेंट तैयार भी करता हूँ, फिर आपको भी मैं पढ़ाता हूँ। तो आप ज़रा सोचिएगा, मैं एक कंटेंट को 3 बार पढ़ता हूँ, मैं एक कंटेंट को 3 बार पढ़ता हूँ और आप एक बार, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाने की ज़रूरत है और पेशेंस बना के रखिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। कहाँ से सर? उत्तर से दक्षिण। अब देखो ये पूछा जा रहा है आपसे, सिंधु नदी पूछ रहे हो ना, ठीक है सर, सिंधु पूछ लो या झेलम पूछ लो, जो पूछना है वो पूछ लो। अब बच्चे तैयार हैं, आई एम रेडी, आप जो चाहे वो पूछ लो। तो देखो यहाँ पर ये सिंधु अव्वत तंत्र मैंने आपको दिखाया था, शुरू में स्टार्ट कीजिए, 3 आपको चित्र दिखाए थे, याद कीजिए स्टार्टिंग में क्लास में आपको दिखाया था इंडस, ब्रह्मपुत्रा और गंगेटिक रीजन। उसके बाद में साउथ में लेकर के आया था महानदी, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बैगोई, वैनगंगा, सब दिखाए कि नहीं। और इस पर ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस पर हम क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, अब इसकी सहायक नदी है सिंधु की, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण लगाना है। तो उत्तर से दक्षिण लगाओगे, सबसे पहले क्या आएगा? झेलम। एलिमेंट मेथड लगाना है सर इसमें, सबसे पहले आएगा झेलम। अब देखो जैसे ही झेलम आया पहले नंबर पे, तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, या तो डी होगा या बी होगा। झेलम के बाद में आता है सर चिनाब। क्या आता है? चिनाब। उसके बाद में आता है आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, एक और आती है यहाँ पर ब्यास, फिर सतलुज, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, क्योंकि पहले नंबर पर तो आएगा झेलम, दूसरे नंबर पर आएगा आपका चिनाब। तो देखिएगा पहले नंबर पर कहाँ पर है? यहाँ पर है झेलम, ठीक है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर आपकी दूसरे नंबर पर क्या है? आपकी चिनाब है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इट्स क्लियर। आप चाहें तो इसको भी ऐसे सीक्वेंस में देख सकते हैं। ओके, चलिए, ये भी इस तरीके से ही है, ठीक है, ये भी इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी। आइए अब मैं थोड़ा थोड़ा इन रिवर के बारे में आपको बता देता हूँ एक एक मिनट में। आप देखोगे सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदी हैं और उत्तर से दक्षिण क्रम में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। आपको बता दें स्टूडेंट्स, पंजाब एक स्टेट है भारत का जिसको 5 नदियों के संगम का एक क्षेत्र पर रखा गया, जिसका नाम पंजाब है। ये 5 नदियाँ उसी क्षेत्र में बहते जाती हैं। आप देखोगे अगर हम सबसे पहले झेलम की बात कर लें, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, केवल आपको बताऊंगा, सुनिएगा या आप नोट डाउन कर सकते हैं। झेलम नदी की उत्पत्ति की बात कर लें तो पीर पंजाल, गिरपत, आप देखोगे बेगोरी के बाद से निकलती है और यह बुलर झील से होते हुए पाकिस्तान चेनाब में जाकर के मिल जाती है। श्रीनगर के पास विसर्ग का निर्माण करती है। तो एक स्थान है जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर, वो इसी के किनारे है। उपनाम इसका आप देखोगे विशेषता ऋग्वेद में मिलता है। सहायक नदियों की बात कर लें तो शिलद, नीलम और सिंध है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर और आप देखोगे तुलबुल व उरी परियोजना, 2 परियोजनाएं यहाँ पर है, तुलबुल और उरी परियोजना। उसके बाद है चेनाब नदी। चेनाब नदी की अगर हम बात कर लें तो चेनाब नदी आपको, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में इसे आप देखोगे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। उद्गम की बात कर लें तो बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने के बाद चंद्र और भांगा नामक नदियों की एक तरीके से तांडी में मिलने के बाद चेनाब कहलाती है। उपनाम इसका आप देखोगे अशकनी, ऋग्वेद में है। मुहाने पर सतलुज नदी और पंच नद पंजाब में जाकर के मिल जाती है। चेनाब नदी पर निर्मित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जैसे सलाल परियोजना है, बुलगिलहार परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है, इसी की है। फिर उसके बाद में आता है सर रावी नदी। आप देखोगे रावी नदी की बात कर लें तो उद्गम हिमाचल प्रदेश में होता है, रोहतांग दर्रे के पश्चिम में, और यह पंजाब घाटी में स्थित है। उपनाम की बात कर लें तो पुरुषणी या इंद्रावती, ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है। सहायक नदी की बात कर लें तो आपका इसका है श्यूल, ठीक है, सियूल। मोहाना पाकिस्तान में सतलुज नदी के पास चेनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी पर निर्मित कुछ परियोजना है जैसे आप देखोगे चमेरा, थीम और रणजीत सागर भी इसी पर अवस्थित है। उसके बाद आती है ब्यास नदी। कौन सी नदी आती है? ब्यास, इन्होंने दी नहीं उसमें। ब्यास नदी आप देखोगे रोहतांग दर्रे के पास ब्याकपुर से निकलती है और यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में प्रभावित होती है, ठीक है, प्रवाहित होती है। इन सब के अलावा पंजाब में होशियारपुर एक ज़िला है, तो वहाँ पर तलवाड़ा नामक स्थान से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरी के नाम स्थान पर ही जाकर के सतलुज में मिल जाती है। उपनाम इसका
बिपसा ऋग्वेद में है, हिमाचल प्रदेश में इसको पोंग परियोजना से संबंधित है। उसके बाद आती है आपकी सतलुज नदी। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं। सतलुज नदी की बात कर लें तो ये नदी आप देखो उद्गम की बात कर लें राक्षस ताल से निकलती है। सत्य है जो राक्षस की तरह, क्योंकि सच हमेशा कड़वा लगता है ना सबको। झूठ बोलो, झूठी तारीफ करो तो मस्त रहते हो। यह हिमाचल प्रदेश में गहरी घाटी का निर्माण करती है और सतलुज नदी फिरोजपुर से आप देखोगे फजील का पंजाब के बीच में भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। उपइस्मा आप देखोगे शुतुंद्री या फिर शुतुद्री ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है। यह पंचनद के रूप में मिथानकोट पाकिस्तान और समीप सिंधु नदी से मिल जाती है। अब देखो मैं इतना सारा जो मैं पढ़ा या बोला आपसे, मैंने आपको बताया, ठीक है, आपने सुना। मैं अगर इसको लिखता स्टूडेंट्स तो क्लास बहुत लंबी हो जाती। समझ पा रहे हैं? अगर मैं एक एक वर्ड लिखूंगा तो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि फिर तो एक वो हो गया ना, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और रिवीजन के साथ साथ एमक्यू की क्लास है। तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपने चीज़ें पढ़ी हैं, बट आपको अगर एक बार दिमाग में चली जाएंगी तो चीज़ें आप और अच्छे से रिकॉल कर लेंगे और आंसर आपका मिल जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन चलें। चलिए, आप कुछ चीज़ें मेरे से सीख भी जाएंगे। अन्यथा महोदय अगर मैं लिखने लगूँगा, ठीक है, नदियाँ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर 2 क्वेश्चन ही सोल्व हो पाएंगे और 2 क्वेश्चन में पूरा 2 घंटे हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक नदी को फिर पढ़ाना पूर्ण रूप से पढ़ाना होता है, ना कि बच्चों के साथ में एक तरीके से मजाक कर देना होता है। चलिए, फिर अब आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने बहुत सारी नदियाँ मैन करवा दी हैं आपको। 11वां क्वेश्चन, चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग से न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है या से हैं? ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा। बी कृष्णा, पेरियार, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा। सी पेन्नेरू, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा। डी पेन्नेरू, महानदी, स्वर्णरेखा और गोदावरी, कृष्णा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? यहाँ से आपको चेन्नई से कोलकाता जाना है, तो ज़रा मैप आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो आप शायद इस आंसर पर अच्छे से पहुँच सकें। यहाँ पर है सर चेन्नई और यहाँ आपको मिलेगा कोलकाता। इट्स क्लियर या नो? ये है चेन्नई और यहाँ पे आपको ऐसे जाना है। अब ऐसे जाना है तो सबसे पहले कौन सी मिलेगी? आपको मिलती है सबसे पहले आप देखोगे पेन्नेरू नदी, फिर उसके बाद में मिलती है आपकी कृष्णा, फिर उसके बाद में मिलती है गोदावरी, फिर आपकी मिलती है महानदी, फिर आपकी मिलती है स्वर्णरेखा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, कावेरी जो नदी है कृष्णा से अगर साउथ से जाओगे तो नीचे आपको मिलती है, पहले आ जाती है, तो पहला गलत हो गया। ये कह रहे हैं कृष्णा, नहीं सर ये भी नहीं, क्योंकि कृष्णा तो किसके बाद में आएगी? आप देखोगे, हालांकि यहाँ पर पेरियार पहले तो पड़ जाएगी, पेन्नेरू, कृष्णा, पेरियार, इसमें पेन्नेरू, महानदी दे दी है, स्वर्णरेखा, फिर गोदावरी। सर ये कृष्णा पहले आ जाएगी इनसे, महानदी से, स्वर्णरेखा से, गोदावरी से, और ये लास्ट में कर दी है, तो ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या है? सी, मतलब पेन्नेरू, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और स्वर्णरेखा इसकी सहायक नदियों में जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सर, ये क्यों लेकर के आए ये क्वेश्चन? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इस बार आप बताइएगा किस लेक को रामसर झील स्थल के रूप में घोषित किया गया है? ये नाम बिल्कुल सेम ऐसे ही है। निम्नलिखित में से कौन सी झील या झील लद्दाख में स्थित है? पहला है तशोकार, दूसरा है पगोंग तशो, तीसरे में दे रखा है तशोंग मो और चौथे में दे रखा है तशो मोरोरी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 4, डी केवल 2 और 4। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। इसका स्टूडेंट्स आप देखोगे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी अब बात कर लेते हैं। देखिए, लद्दाख में आप देखोगे कुछ झीलें हैं जिसमें ख़ास तौर पर अगर हम देखें जो आपकी तशोकार है, पंगोंग है, तोशो है, उसके बाद में आप देखोगे तशो मोरिरी है। ये नदियाँ ख़ास तौर पर लद्दाख की नदियाँ हैं, वो सॉरी झीलें हैं, लेक हैं, लद्दाख की लेक हैं। और इसलिए तीसरी इसकी नहीं है। तीसरी जो है आपकी जो तोशोंगमो, ये सिक्किम की है। कहाँ की है? सिक्किम की है, ठीक है, ये सिक्किम की एक लेक है। अच्छा बताइएगा अभी हाल ही में क्या है? सिक्किम की एक लेक है, ठीक है, सिक्किम की एक लेक है और ये लेक अभी बस्ट हुई है।
ठीक है, वर्स्ट हुई है तो उस लेक का नाम बताइएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि 1, 2 और 4। जहाँ 3 होगा वो गलत हो जाएगा। इसमें एलिमेंट मेथड नहीं लग रहा था इतना अच्छे से, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को आगे ले लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ऑप्शंस इसके नीचे हैं, लेकिन सबसे पहले यहीं पर हम ऑप्शंस बना देते हैं। आपको पता है मैचिंग द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर सूची 1 में झील दे के रखी हैं और यहाँ पर झील के प्रकार दे के रखे हैं। बताइएगा ऑप्शन, जैसे पहले में दे के रखा है इन्होंने भीमताल, बी में अष्टमुंडी, सी में गोहेना और डी में लोनार, एक में लैगून, दूसरे में भूस्खलन, तीसरे में विवर्तनिकी और चौथे में क्रेटर। बताइएगा, देखिए एक एक करके बात करते हैं। मेरे साथ आंसर को लगाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसे अष्टमुंडी। अष्टमुंडी केरल की एक लेक है जहाँ पर अष्टभुजाओं के लिए इसको जाना जाता है, परंतु एक लेगून लेक है, मतलब कि बी का होना चाहिए दूसरा। बी का दूसरा, आइए एलिमेंट मेथड पर चलेंगे। बी का दूसरा देखिएगा, बी का दूसरा कहाँ पर है? बी का दूसरा 2 जगह है सर, आप देखोगे ऑप्शन बी में और सी में, मतलब कि इसका आंसर ए और डी नहीं होगा। या तो आंसर आपका होगा बी या फिर आंसर होगा आपका सी। उसके बाद आपका आता है सर भीमताल। क्या आता है? भीमताल आता है महोदय। ठीक है, पहले की अगर हम बात कर लें भीमताल आता है, और भीमताल की बात कर लें, ये जो एक लेक है ये आपकी विवर्तनी लेक के रूप में इसको क्या है जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ये एक विवर्तनी लेक के रूप में जाना जाता है। तो भीमताल जो है, नैनीताल, भीमताल, बड़ा ताल, छोटा ताल, बड़ा पाव, ये सब कहाँ पर मिलती हैं? तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया कहा जाता है कि नहीं? तो ये साहब कहाँ की हैं साहब? सारी की सारी झीलें आपकी नैनीताल में मिलेंगी। जीवन में कभी मौका मिले तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो आप देखोगे ए का तीसरा, बी, ए का तीसरा देखो राइट आंसर मिल गया हमें बी। बस 2 क्वेश्चंस, 2 स्टेटमेंट से हमें आंसर मिल गया, तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें ये नहीं पता गोहेना कहाँ पर है, लोनार कहाँ पर है, नहीं, लेकिन हमें इसका ज़रूर पता चल गया। अब बता सकते हैं हम कि जो आपका गोहेना है ये लैगून एक लेक के रूप में जानी जाती है। ये एक लैगून लेक है, सॉरी लैगून नहीं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मुझसे मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है मैं बताता हूँ। अष्टमुंडी जो लेक है, सॉरी अष्टमुंडी जो लेक है ये एक लैगून लेक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दिमाग मेरा पता नहीं कहाँ चला गया। ये जो अष्टमुंडी लेक है, मैं कंफ्यूज हो गया इसमें। अष्टमुंडी जो लेक है ये आपकी लैगून लेक है और ये केरल की है। 8 भागों में इसको बांटा गया है और बिल्कुल उडुक्की वाली जो परियोजना है उसके साथ साथ अगर आप बिल्कुल जाओगे, बिल्कुल समुद्री तट पर ये सटी हुई है। ठीक है, तो बी का होगा पहला, तो बी का पहला होगा तो आंसर इसमें बी, और आप देखोगे सी नहीं होगा, या तो ए आंसर होगा या फिर डी होगा। उसके बाद अगर हम देखें पहला भीमताल जो है विवर्तनीय है, तो बी का तीसरा, ए का तीसरा होगा, ए का तीसरा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर तो ये बन गया। ठीक है, ए इसका आंसर है। ठीक है, इसमें आप देखोगे ए आंसर है, ए का तीसरा, बी का पहला। और अगर हम देखें गोहेना तो ये एक तरीके से भूस्खलन लेक है, और लोनार जो लेक है ये आपकी क्रेटर लेक के रूप में जानी जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं? भीमताल उत्तराखंड में, अष्टमुंडी केरल में है, और गोहेना ये आपकी महाराष्ट्र में है। उन सब के अलावा लोनार जो है ये, सॉरी उत्तराखंड में गोहेना और महाराष्ट्र में लोनार, ये क्रेटर लेक है। ये जो लोनार लेक है ना, इसका जो वाटर है आप देखोगे इसमें कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है, तो ऐसे कुछ गुलाबी टाइप का कलर इसका हो जाता है। और ये जो लेक बनी है, एक एस्ट्रोनॉइड आकर के टकराया था, कभी इस पृथ्वी पर गिरा था, और आकर के जब गिरा तो गोल मटोल ऐसे वो धंस गया। ठीक है, महाराष्ट्र के रीजन में, आप चाहें तो गूगल कर लें। ठीक है, तो आपको इसके चित्र देखने के लिए मिल जाएंगे। और मुझे लगता है चित्र देख करके जो चीज़ें एक अच्छे से आपको क्या होती हैं, याद हो जाती हैं, मस्तिष्क में आपके चली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर हैं? 3 स्टेटमेंट है। मैं कहता हूँ हमेशा जितने ज़्यादा स्टेटमेंट इतना इजी क्वेश्चन। कैसे, आइए देख लेते हैं। पहला है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्थान बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्रों में होता है, अंततः शीतकाल में वे सूखी होती हैं। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ परिपक्वता तक पहुँच गई हैं। तीसरा है हिमालयी नदियाँ अपर्दन के सामान्य चक्र की तीनों अवस्थाओं को चित्रित करती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 2, बी 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें।
स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे पहले स्टेटमेंट की बात कर लें, ये गलत है। ये कह रहे हैं कि हिमालय जो नदियां हैं बर्फ़ से ढके हुए चादरों से होती हैं, ठीक है, पिघलती है बर्फ़, ठीक है, उससे होता है ग्लेशियर मेल्ट होता है, पानी बनता है, आगे आता है लेक में जाकर के गिरता है, उससे छोटी बड़ी नदियों में मिलता है, फिर जाकर के उन नदियों का, बड़ी नदियों का उद्गम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। शीत ऋतु में आप देखोगे इन नदियों में बेसिकली पानी कम हो जाता है, परंतु ये सूखी नहीं होती है, ठीक है। आपने कभी जब से जन्म लिया है आज तक आपने गंगा नदी कभी नहीं सूखी देखी होगी। आपके दादा के दादा के दादा ने भी कभी ये सूखी नदी नहीं देखी होगी। इसमें हमेशा पानी की मात्रा बढ़ जाती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, लेकिन ये रिवर कभी सूखती नहीं है। तो पहला क्या है इसमें गलत है, मतलब कि आंसर बी नहीं होगा और आंसर इसमें डी नहीं होगा। बाकी का प्रायद्वीपीय जो नदी हैं, ये पठारी नदियाँ परिपक्व तक पहुँच गई हैं। ये अब नीचे गर्त वर्त नहीं बनाती हैं, ये चल रही हैं बस, ठीक है, बहेंगी। और ये मानसून पर आधारित नदियाँ होती हैं, ये सूख जाती हैं अगर इनमें पानी बरसात का क्योंकि एकत्रित होता है। हिमालय नदियाँ परिवर्तन के सामान्य चक्र के तीनों अवस्थाओं को चित्रित करती हैं। बिल्कुल आप देखोगे ये युवावस्था की नदियाँ हैं, गर्त बनाती हैं, खाई बनाती हैं, ठीक है, यहाँ तक कि कई ऐसी गोखुर लेक बनाती हैं। तो कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसमें पानी बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। आइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। देखिए अब अगर हम गंगा नदी की नदियों की बात कर लें और नदियों को जानने का प्रयास कर लें तो नदियाँ बड़े ही आसान से आपको मिलेगी। जैसे गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त नदियों पर कब पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम कैसे सर? ऐसे। और यही क्वेश्चन रिपीट करके बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन 2024 में यूपीएससी ने पूछा है। आप उठाइएगा, देखिएगा यूपीएससी का जो 2024 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, यही क्वेश्चन है बिल्कुल। इसको केवल उठा करके उसने क्रम पूछ लिया और कुछ नहीं, और यही पूछा है पूर्व से पश्चिम, बस। अब देखिए लगा लीजिए इसका स्थान सर। जब मैंने गिनाई थी तो सबसे पहले आप देखोगे, अगर पश्चिम में देखोगे तो आपको गोमती गिनाई थी, याद कीजिएगा, गोमती गिनाई थी कि नहीं? तो गोमती सबसे लास्ट में होनी चाहिए, नहीं तो आप पूरब से ही याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोशी के बाद में एक नदी मैंने अभी बताई थी जब मैं आपसे कर रहा था, महानंदा करके कुछ ऐसी नदी थी, बता रहे थे कि नहीं? याद कीजिए। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले कोशी आना चाहिए। इट्स क्लियर है नो? तो सबसे पहले कोशी आएगा तो आंसर ए नहीं होगा और आंसर डी नहीं होगा। क्लियर? अब या तो आंसर सी होगा या फिर आंसर बी होगा। कोशी के बाद में आता है आपका गंडक। क्या आता है? कोशी के बाद में आता है आपका गंडक, ठीक है। तो कोशी के बाद में पहले स्थान पर कोशी, दूसरे स्थान पर गंडक, तीसरे स्थान पर घाघरा और चौथे स्थान पर गोमती। बस आंसर है इसका सी। अब देखो इसकी ट्रिक सुन लीजिएगा, आप हो सके तो याद कर लीजिएगा। कोसी बिहार का शोक कही जाती है क्योंकि पानी इसमें अधिक हो जाता है, तो पटना वाले रीजन में पानी भर जाता है, तो इसके लिए इसको शोक कहते हैं, उसका सबको पता है। इसके बाद में महानंदा ही आपको मिलती है अंतिम में जाकर के। बट गंडक है, घाघरे में लग गई गांठ, और घाघरा होता है गोल गोल। घाघरे में लग गई गांठ, तो पहले गांठ लग गई, किस में लगी थी? घाघरे में लगी थी, और घाघरा कैसा होता है? गोल गोल। आप ऐसे याद कर सकते हो। गंडक क्या है सर? गांठ लगी किस में? घाघरे में। घाघरा कैसा होता है? गोल, ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और घाघरा कैसा था? एक महिला या फिर जो भी आप करें, घाघरा आप देखोगे राम मंदिर में पहन के कुछ व्यक्ति गए हुए थे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो उसके बाद में आती है रामगंगा, ठीक है। मैंने ऐसे याद करके रखा है और इजी वे में। देखो सर याद करना है हमें, किसी को बता नहीं है कैसे याद कराए। अब मैं एज ए टीचर तो आपको एक बता रहा हूँ कि ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको नहीं बता सकते कि उस लेवल से याद की जाती हैं, बस हमें याद हो जाए किसी भी तरीके से। हम ट्रिक बना रहे हैं अपने हिसाब से, हमें बतानी थोड़ा ही नहीं है, लेकिन आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? किसकी नदी की? लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। लूनी याद कीजिए, कहाँ है सर? राजस्थान, दक्षिण पश्चिम से निकलती आरावली पर्वत श्रेणी से, याद कीजिए। राजस्थान और गुजरात में जाकर के उसकी सहायक नदी की बात कीजिए। अभी पीछे पड़ा है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो उसकी सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन पहले में दे रखा खारी, बी में दे रखा शुक्री, तीसरे में जवई और चौथे में बनास। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर क्या है। आप देखोगे खारी भी इसकी सहायक नदी है, सुकरी भी इसकी सहायक नदी है,
और जो आपकी जवई है ये भी इसकी सहायक नदी है, परंतु आप देखोगे बनास जो है ये इसकी सहायक नदी नहीं, क्योंकि बनास जो है चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बनास जो है चंबल की सहायक नदी है, ना कि लूनी की सहायक नदी है। इसको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, आइए। देखिए क्वेश्चन है, अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवस्थित है? कई बार आपने देखा होगा जैसे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, कृष्णप्रयाग, ये बनते हैं कि नहीं? तो उसी में से ये पूछा जा रहा है, विष्णुप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और पिंडारी के मिलने से एक संगम बनता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रुद्रप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी देवप्रयाग और डी आप देखोगे विष्णुप्रयाग। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो अब इसमें एलिमेंट मेथड लगाना है। जैसे देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के मिलने पर बनता है हरिद्वार में, आप इसको देवप्रयाग कहते हैं, तो गंगा वाला रीजन है। ठीक है, तो ये तो आंसर इसका होगा नहीं। और यदि हम देखें विष्णुप्रयाग के बारे में बात कर लें, ठीक है, जो विष्णुप्रयाग है, विष्णुप्रयाग बनता है आपका धौलीगंगा और अलकनंदा से। किससे बनता है? धौलीगंगा और अलकनंदा से बनता है। वहीं जो रुद्रप्रयाग है आप देखोगे इसको, तो ये खास तौर पर बनता है आपका मंदाकिनी और अलकनंदा। किससे बनता है? मंदाकिनी और अलकनंदा से बनता है। लेकिन जो अलकनंदा और कर्णप्रयाग देखने के लिए मिलेगा ये पिंडारी, अलकनंदा और पिंडारी से मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी। अब देखो कर्णप्रयाग। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसको थोड़ा समझना। देखो यहाँ पर एक ट्रिक है, उसको ट्रिक को आप समझेंगे। सबसे पहले जो देके रखा है सर, आप देखोगे जैसे चल रही है नदी, जा रही है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर अलकनंदा और पिंडारी, पिंड वाले तो कण 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 में बसे हुए हैं पिंड, गोल मटोल होता है सर पिंड, ऐसे करिएगा। कोई पिंड है तो गोल है, कैसा होता है? कण। तो जब भी अलकनंदा में पिंडारी मिलेगी तो कर्णप्रयाग बनेगा। इट्स क्लियर या नो? इतना ध्यान हो गया। उसके बाद आप देखोगे जब भी धौलीगंगा और अलकनंदा मिलेगी, विष्णु देखो केवल ऐसे हैं विष्णु जो अपने अवतार बदलते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं, तो वो धोले पड़ गए, मतलब रुक गए थे वहाँ पर नहाने के लिए, धोने के लिए वो रुक गए थे, तो आप कहोगे विष्णु। जब भी आप देखोगे धौले गंगा इसमें अलकनंदा, और जब धोएंगे तो विष्णु। उसके बाद मैंने आपको बताया रुद्रप्रयाग। रुद्र कब आएंगे? रुद्र रूप दिखाने लगे मंदाकिनी, और उसके साथ साथ आप देखोगे अलकनंदा। ठीक है, और यहाँ पर तो भाई देवों के देव महादेव, ठीक है, कहा जाता है। तो यहाँ पर तो अलकनंदा और दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, भागीरथी, भाग्य खुल जाते हैं इनके, और देवप्रयाग कहलाता है। बड़ी ही पवित्र और शुभ भूमि है। मैं इस पर 2 बार अब तक जा चुका हूँ, बड़ा अच्छा मन लगता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने वहाँ पर थोड़ा सा गंदगी या प्रशासन की कमी वहाँ पर दिखती है, तो उस पर थोड़ी सी साफ़ सफाई का ध्यान थोड़ा सा दिया जाए तो चीज़ें आप और भी बेटर कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत वृहदतः हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी वे नदियां हैं? अब मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं कौन सी नदियां? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, झेलम और सतलुज, बी सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र, सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, डी सतलुज, झेलम और यमुना। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। यहाँ पर एक लेके रखा है आपको मानसरोवर झील के निकट से ये नदियाँ निकलती हैं, कौन सी हैं सर? स्रोत है इनका। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए सर, सिंधु जो नदी है, याद कीजिएगा कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी कैलाश पर्वत की चढ़ी भोकर छू के निकट निकलती है, मानसरोवर झील से नहीं निकलती है। ठीक है, भोकर चूंच के निकट से निकलती है। तो सिंधु जहाँ उसको कट कर देंगे, तो पहला वाला गलत हो गया। क्लियर? ये कह रहे हैं सर इसमें आपका सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, लेकिन यहाँ पर यमुना दे के रखा है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो ये भी आपको गलत हो गया। उसके बाद नीचे भी आप देखोगे यमुना दे के रखी है, तो जब यमुना दे के रखी है तो ये भी आपका गलत हो गया। आपका दे के रखा है सतलुज। आप मुझे बताइए सतलुज नदी कहाँ से निकलती है सर? राक्षस ताल से निकलती है सर, तिब्बत के पठार से। लांगचेक खंबात के नाम से इसको जाना जाता है, खवाब। तो ये तो सर राक्षस ताल से निकलती है, तो सतलुज है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पर भी गलत हो गया।
अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और उसके साथ साथ आप देखोगे सतलुज। ये नदियाँ वह नदियाँ हैं जो खास तौर पर आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगी। बेसिकली ब्रह्मपुत्र आप देखोगे रामसर झील के कैलाश पर्वत की श्रेणी में चेमा योंगनुंग से निकलती है। सिंधु जो है कैलाश पर्वत में बेशक आप देखोगे बोखरचुक से निकट से निकलती है, लेकिन तिब्बत में सिंगबी के वहीं से निकलती है कैलाश के पास से। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर सतलुज, ये भी कैलाश पर्वत के पास से आपको देखने के लिए मिलेगी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन ये गलत क्यों है? क्योंकि यमुना यहाँ पर है, यमुना यहाँ पर है और इसके साथ साथ झेलम यहाँ पर है, ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो रहा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही क्रम है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, अब कौन सी है पश्चिम की तरफ? जो नदी अरब सागर में गिरेगी, इधर गिर रही है जो नदी, उसको हम कहेंगे। घटते क्रम में जाओ, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही। बी में है ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती। सी में है साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही। और डी में है नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। तो आकार को बताना है, उसके कम होते आकार को दर्शाने का प्रयास करना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए इस पर हम आपसे बात कर लेते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे बड़ा जो आकार है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, आप देखोगे नर्मदा नदी का। तो नर्मदा आपको केवल ए और डी में मिलेगी, मतलब कि बी और सी इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर? तो नर्मदा, फिर उसके बाद में आती है तापी, फिर उसके बाद में महानदी, फिर उसके बाद में साबरमती। अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया, नर्मदा, तापी, लेकिन साबरमती लेकर के, साबरमती नहीं, ये छोटी नदी है। महानदी, इससे माही जो है थोड़ी सी बड़ी नदी है, तो इसलिए आप देखोगे इसका डी आंसर हो जाएगा। आकार में इसका ये बड़ी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, नर्मदा की मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इस नदी के बारे में, इसमें कोई दोहरा किराया नहीं है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा के आप देखोगे नामक स्थान से होती है और खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। भ्रंश घाटी अव्वा तंत्र ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। लंबाई 724 है। सहायक नदी गिरना, पूर्णा, बधुर, अनेर, मोरना, अरुणावती, बोरी, पंडार, ये देखने के लिए आपको मिलेगी। तो इसमें आपको खास तौर पर ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। सब ले लेगा तो हमारे, चलिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? देखो स्टूडेंट्स, मैं क्यों ये क्वेश्चन मैंने लिया है, इसका एक रीज़न है, क्योंकि लगातार पिछले आए दिनों अभी चर्चाओं में रहा है ये सिंधु जल समझौता। 1960 का है ये सर, ये इंडस को लेकर के है और इसकी सहायक नदी है ना, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, तो उसको लेकर के है। ये 1960 में हुआ था और किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु समझौता है। इसमें 3 नदियां पाकिस्तान को दी गई हैं और 3 नदियां भारत को दी गई हैं। कौन कौन सी नदियां हैं जो भारत को मिली हैं? अगर उसकी बात कर ले तो इंडिया को जो नदियां मिली हैं उसमें आप देखोगे रावी, ब्यास और सतलुज, ये भारत को मिली है। इसका 80% पानी भारत यूज करेगा, परंतु 20% पानी पाकिस्तान भी यूज करेगा। उसके अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो इसमें पाकिस्तान को जो मिली हैं 3 नदियां हैं, जिसमें इंडस, झेलम और चिनाब। यही कंडीशन इस पे लगा दी गई है कि 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। अब ये पूछ रहे हैं कौन सी उसके अंतर्गत नहीं रखी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए है रावी नदी, बी है चिनाब, सी है व्यास, डी है व्यास और सी है तिस्ता। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिस्ता। तिस्ता नदी जो है आप देखोगे ये तिस्ता जल समझौता है, लेकिन सर ये जल समझौता नहीं है। ठीक है, ये आपको इट्स क्लियर हो गया होगा, क्योंकि तिस्ता नदी सिक्किम की पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने वाली नदी है। बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र जमुना नदी में मिल जाती है और तिस्ता नदी सिक्किम राज्य की जीवन रेखा है। क्या है सर ये? सिक्किम, आप देखोगे सिक्किम राज्य की एक जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में जाकर के अपना जल गिरा देती है। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदी द्रोणियों बेसिनों में से कौन सी अल्पमत लंबाई की है?
और जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर लघुत्तम है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी, बी माही, सी पेन्नार और डी साबरमती। जल ग्रहण के क्षेत्र के आधार पर आपको क्या है, लघुत्तम है, मतलब छोटी है। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये सबसे छोटी है इनमें। और क्यों है, अभी मैं आपसे इससे पिछला क्वेश्चन भी कवर करवा के आ रहा हूँ। नर्मदा, ताप्ती, याद कीजिएगा अभी, नर्मदा, ताप्ती, माही, ठीक है, जिसमें आपकी साबरमती भी थी। सीक्वेंस पूछा था ना अभी, तो उसी के ऊपर है। कावेरी नदी का जलग्रहण बहुत है, माही का भी बहुत है और पेन्नार का, लेकिन साबरमती का जो जलग्रहण है वो बहुत छोटा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसकी लंबाई बहुत लघुत्तम है और ख़ास तौर पर यह नदी उसकी सहायक नदियों अपवाहित और अपवाहित क्षेत्रों में द्रोणी है और ये रिवर बेसिन भी इसका संज्ञा दी जाती है। बहुत छोटा इसका रिवर सिस्टम है, ठीक है। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी का 1915 में बनाया गया था, गुजरात के साबरमती तट, याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 22। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? किधर बह रही है? पश्चिम की ओर बह रही है, ऐसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है गोदावरी, बी पेरियार, सी तुंगभद्रा और डी कावेरी। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। पश्चिम की तरफ, अरब सागर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देखोगे गोदावरी की बात कर लें, ये पश्चिम घाट से शुरू होती है, ठीक है, नासिक से क्षेत्र से निकलती है, सह्याद्री की पहाड़ी से, और जाकर के सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा ये कृष्णा की सहायक नदी है। कावेरी आप देखोगे कर्नाटक के क्षेत्र से निकलती है और जाकर के अपना जल गिराती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी। पेरियार नदी की बात कर लें तो ये केरल के क्षेत्र में बहती है और चली जाती है अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है, मुहाना बेबनाथ झील है अरब सागर के समीप और केरल की सबसे बड़ी नदी है, और उड़ुक्की में पेरियार परियोजना भी इसी पर चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। अब इसमें आप देखोगे 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं। पहला है संकोश, दूसरा है अमोचू, तीसरा है स्वर्णरेखा और चौथा है जिया भोरेली। उपयुक्त में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ या नदी है? ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 और 3, बी केवल 1, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2 और 4। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। एलिमेंट मेथड भी आप यूज करके बता सकते हैं। देखिए सर, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात की जा रही है, यहाँ पर एक नदी आपको मिल रही है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, जहाँ पर 3 है वो गलत हो जाएगा, मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। संकोश भी है, जिया भोरेली भी है और उसके साथ साथ अमोचू भी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर है, मतलब कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, जिसमें और अगर हम देखें तो लोहित है, दिबांग है, धनसिरी है, कलंग है, सुबनसिरी है, कमेघ है, बानस है, संकोश है, तोरशा अमोचू जिसको कहते हैं, और भोरली है। स्वर्णरेखा जो है, इसको स्वर्णरेखा नदी छोटे नागपुर के पठार से निकलती है, मुहाना बंगाल की खाड़ी और सहायक नदी में खरई और राऊ इसकी सहायक नदियां हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, पेन्नार नदी कर्नाटक से आरंभ होती है और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। दूसरा, बंसधारा नदी आंध्र प्रदेश से प्रारंभ होती है और ओडिशा से होकर बहती है। उपर्युक्त में से कौन सा ये से कथन सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज कीजिएगा, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। पेन्नार नदी कर्नाटक से आरंभ होती है और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, बात एकदम ठीक है। बंशधारा नदी आंध्र प्रदेश से आरंभ होती है और ओडिशा से होकर बहती है, ये गलत है। और जहाँ 2 गलत है तो आंसर बी और सी नहीं होगा। पहला सही है तो ए आंसर होगा। दूसरा क्यों गलत है, इसका एक रीज़न है सर। आप देखोगे जो आपका बंशधारा है, ये एक तो थुआमुल सागर, आप देखोगे रामपुर कालाहांडी ओडिशा वाले क्षेत्र से निकलती है। और कालाहांडी क्यों जाना जाता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। कालाहांडी भारत का सबसे भुखमरी वाले क्षेत्रों में से और आज बड़ा सॉलिड क्षेत्र है, बहुत अच्छा इसने रिकवर किया है।
मोहना बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश, अब्बा क्षेत्र उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले उड़ीसा फिर आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, दूसरा इसमें गलत था। आइए क्वेश्चन देखते हैं और इसमें एलिमेंट मेथड लगाने का प्रयास करेंगे और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, बाद में ऑप्शंस पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर दे के रखा है सूची नगर हैं और यहाँ पर सूची 2 दे के रखी है नदियाँ। अगर यूपीपीसीएस वाले हैं तो तैयार हो जाइएगा, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन आने वाला है। लखनऊ, बी में दे रखा है जबलपुर, सी में सूरत और डी में पटना। इधर एक में गंगा, ताप्ती, नर्मदा और गोमती। देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर ले लखनऊ, लखनऊ आप देखोगे गोमती के किनारे अवस्थित है, मतलब कि ए का आंसर हो जाएगा चौथा। यहाँ पर दे रखा है सूरत, सूरत की हम बात कर रहे हैं तो सूरत आपको मिलेगा ताप्ती नदी पर। किस पे मिलेगा? ताप्ती नदी पर मिलेगा सूरत। जबलपुर को देखो पहले, मध्य प्रदेश का जबलपुर, नर्मदा, तो इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद पटना को देखो, बिहार, गंगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। और उसके बाद में आपका ताप्ती आ जाता है तो 2 हो जाएगा। 4 3 2 1 जहाँ भी होगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1 मतलब कि बी में इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये एक एलिमेंट मेथड है जो इसको आप कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ हिमनद दे के रखे हैं और नदी दे के रखी है, और जैसे आपको देख रहा बंदरपुंछ है, बाराशिगरी है, सिलाम है, सियाचिन है, जेमू है, इधर आपके देख रखे हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। पहला कह रहे हैं आपसे कि बंदरपुंछ यमुना सर यहीं से निकलती है। बाराशिगरी चेनाब नदी, बिल्कुल ये बात सही है, यहीं से निकलती है। जो मिलाम है वहाँ से मंदाकिनी नदी नहीं निकलती है, ठीक है। सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है, बात ठीक है, लेकिन जेमू से ये आपकी मानस नहीं निकलती है। तो जहाँ पर आपका 3 है वो गलत हो जाएगा, तो मतलब कि आंसर बी और डी नहीं होगा। जहाँ पर 5 है वो भी गलत हो जाएगा, तो आंसर सी। तो करेक्ट आंसर क्या बचा? 1 2 और 4, मतलब बंदरपुर से निकलती है यमुना, बाराशिगरी से निकलती है चेनाब और उसके साथ साथ सियाचिन से निकलती है नुब्रा। नुब्रा जो नदी है पाकिस्तान में आपको मिलेगी, और ये खासतौर पर किसकी सहायक नदी है सर? इंडस की सहायक नदी है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम का मतलब होता है कि जिसको बनाया गया हो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, आपने खुदवाकर बनाई हो। पहला है कोरडा कनाइल नाल तमिलनाडु, दूसरा है कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, तीसरा है नैनीताल उत्तराखंड, चौथा है रेणुका हिमाचल प्रदेश। वीडियो को पॉज करें और करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें, ठीक है। कृत्रिम कृत्रिम, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका कोडाई कनाल। कोडाई कनाल जो है ये तमिलनाडु में बनवाई गई थी, और एक तरीके से ये कृत्रिम झील है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। वहीं अगर हम बात कर लें कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड और रेणुका, ये जो झील है हिमाचल प्रदेश की हो, और नैनीताल ये विवर्तनी की झील है। कोल्लेरू झील जो है ये एक तरीके से आप देखोगे ये नदियों के द्वारा लाई गई, जलोढ़ के द्वारा, अपर्दन के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। वहीं कोडाई कनाल जो है ये आपकी कृत्रिम झील है, जो कि मानव ने अपनी सुविधाओं के अनुसार बनाई गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? तीस्ता नदी को लेकर है, और अभी मैंने आपको बताया था जीवन रेखा याद कीजिए वगैरह वगैरह चीज़ें। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, जितने अधिक स्टेटमेंट उतना इजी क्वेश्चन। पहला, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। दूसरा, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीसरा, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1 2 3। बताइएगा वीडियो को पॉज करके राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे, आइए निकालते हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहे हैं कि तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा, नहीं सर, बांग्लादेश की सीमा पर नहीं है, बांग्लादेश में ही जाकर के, ठीक है, मिलती है। बांग्लादेश में जाकर के मिलती है ब्रह्मपुत्र में, ना कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर। तो तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो ए आंसर नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, आंसर तो मिल गया 2, मतलब कि बी। पहला भी गलत है। तीस्ता नदी का उद्गम आप देखोगे ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बराबर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम होता है वो अलग स्थान से होता है और तीस्ता का अलग।
ब्रह्मपुत्र आप सभी वाकिफ हैं कि उसका तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट आप देखोगे उंगरचुंगडुंग से होता है। वहीं जो आप देखोगे तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो अलग स्थान से होता है। ठीक है, तो दोनों में ये अंतर है। तीस्ता नदी पाउंडुनेहुरी हिमनद से होती है। ठीक है, तो इसलिए आपका दूसरा सही है और पहला भी गलत है, तो इसका राइट आंसर बी है। आइए, ये किसकी स्वर्ण रेखा है? जीवन रेखा है आपकी सिक्किम की, और एक नदी भी है सर, उसकी राज्य की नदियों में से एक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं? पहला है दिबांग, दूसरा है कमेंग, तीसरा है लोहित। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। अभी मैंने आपको नदियां बताई थी, ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 3। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें आप देखोगे दिबांग, कमेंग, लोहित, ये सब इसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तिस्ता भी इसकी सहायक नदियों में आ जाता है। धनसिरी है, कमेंग है, रिदात है, पगलिया है, कोपली है, भरोली है, मानस है, दिबांग है, लोहित है, सुमनसिरी है, ये सब इसकी सहायक नदियों में जानी जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30वां। ये कह रहे हैं निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला है बंसधारा, दूसरा है इंद्रावती, तीसरा है प्रणहिता और चौथा है पेन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 2 और 3, बी 2 3 और 4, सी 1 2 और 4, डी केवल 2 और 3। बताइएगा, गोदावरी की सहायक नदियां आपसे पूछ रहा है। याद कीजिएगा, याद कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। गोदावरी में आका डंडा होता है केवल एक, इंद्रावती को छोड़ के। बंसधारा, प्रणहिता, प्रणहिता 100% इसकी सहायक नदी है, 100%, और इंद्रावती भी 100% है। आपको 2 और 3 जहाँ है वो तो सही होना चाहिए। अब देखिएगा 2 और 3 कहाँ पर है, तो इसमें नहीं है 2 और 3, यहाँ पर है 2 और 3, यहाँ पर है 2 और 3, लेकिन यहाँ पर पेन्नार और दे के रखा है। पेन्नार इसकी सहायक नदी नहीं है, पेन्नार नीचे है और गोदावरी ऊपर है, तो ये भी गलत है। अब बचा आपका बंसधारा। वंशधारा नदी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था। बताइएगा वंशधारा नदी के बारे में अभी आपको बताया था या नहीं बताया था? अभी बता के आया हूं, बिल्कुल पीछे याद कीजिएगा, वंशधारा के बारे में आपको बता के आया। क्लियर या नहीं? तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप देखोगे डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर? वंशधारा उड़ीसा में कालाहांडी जिले के निकट में आप देखोगे गोदावरी और ऋषिकुल्या नदी के बीच में बहने वाली है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, स्वतंत्र नदी है। गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। कालाहांडी उड़ीसा याद करके रखो। बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन से प्रभावित वो क्षेत्र था, परंतु अब वो बहुत अच्छा क्षेत्र हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दे रखा बराक, दूसरे में लोहित, तीसरे में सुबनसिरी। उपयुक्त में से कौन सा या सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी आप देखोगे 3 और 1 2 और 3 इसमें देखने के लिए आपको मिलेगी। ठीक है, अगर हम देखें इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, अब देखोगे बराक नदी की हम बात कर लें तो ये अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहती है, तो पहला क्या है? गलत हो जाएगा, मतलब कि ये ए गलत, सी गलत और डी गलत। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोहित और सुबनसिरी ये अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं, जबकि आप देखोगे बराक नदी की बात कर लें ये मणिपुर से होकर के बहती है। कहाँ से? मणिपुर हिल में एक माउंट जापो नदी से निकलती है। ठीक है, कहाँ पर बहती है ये? मणिपुर में, और माउंट जापो, माउंट जापो से ये निकलती है। ठीक है, तो याद कर लेना इसको। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदी बड़ी नदियां पूरब की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये इधर बह रही है और बाकी उधर बह रही है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट है यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्त घाटी से बहती है। दूसरा है यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है। तीसरा है भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 2, डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर। देखिए
अगर हम देखें दूसरा स्टेटमेंट, ये कह रहे हैं कि यह विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बहती है। ज़रा समझना, क्या यह विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बहती है? इसको थोड़ा सा क्या है ध्यान में रखिएगा। इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं कि बिंदु और सतपुड़ा के बीच बहती है। क्या ये बिंदु और सतपुड़ा के बीच में बहने वाली नदी है? जरा समझना, क्योंकि ये नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, लेकिन इसके पश्चिम की ओर प्रभावित होने के कारण नहीं है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। बहती है लेकिन पश्चिम की तरफ बहे, इसका ये प्रभावित कारण नहीं है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें तीसरा भी गलत है सर, कि भूमि का ढाल जो है मध्य भारत से पश्चिम की ओर होता है, ये भी गलत है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा कि यह एक रेखीय भ्रंश रिफ्त घाटी से बहती है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियां अपने ऊपरी पार्टों में संकीर्ण एवं समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न लेती है। और यूटर्न क्यों बनाती है, ऐसा क्या है ब्रह्मपुत्र के बारे में बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है बलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, बी भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षीय संघनीय नमन के कारण, सी तृतीय कल्पीय बलित पर्वतमाला में भूवर्तनी की विक्षेपण के कारण, और डी इस संदर्भ में उपयुक्त ए और बी दोनों कारण तर्कसंगत हैं। बताइएगा राइट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भूवैज्ञानिकी जो तरुण है हिमालय के अक्षीय जो संघनीय नमन के कारण ये देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आप देखोगे बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन से युग्म सुमेलित हैं? कश्मीर हिमालय, पहला है डल झील, मीठे पानी की झील है। बुलर झील खारे पानी की झील है। पगोंग सो झील खारे पानी की झील है। सोमरिरी झील मीठे पानी की झील है। कूट ए है केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए लगाते हैं एलिमेंट मेथड। बुलर झील ये कह रहे हैं खारे पानी की झील है, नहीं सर, बुलर झील आपके एक मीठे पानी की झील है, ना कि खारे पानी की झील है। ठीक है, ये एक मीठे पानी की झीलों में शामिल की जाती है, तो दूसरा गलत है, मतलब कि आंसर इसका बी नहीं होगा, आंसर इसका डी नहीं होगा। अगर हम देखें जो डल झील है मीठे पानी की झील है, पंगोंग सो झील है खारे पानी की झील है, और सोमोरी झील जो है ये मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हिमाचल में उत्तराखंड हिमालय के किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? हिमाचल और उत्तराखंड में पहला है रावी, दूसरा है ब्यास, तीसरा है झेलम, चौथा है सतलुज और पांचवा है यमुना। कूट दे के रखे हैं केवल 1 में 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2, 4 और 5, सी केवल 2, 3, 4 और 5, डी उपयुक्त सभी। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर लें, अगर देखो झेलम की बात कर लें तो झेलम आपका नहीं है। झेलम तो लद्दाख वाले क्षेत्र से होती है और आगे चली जाती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर वगैरह में। तो तीसरा इसमें गलत है, मतलब कि आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। जबकि आप देखोगे रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, यमुना नदी और सतलुज, ये सब इसमें बहने का काम करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी, 1, 2, 4, 5। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन पे मैंने डिस्कस कर लिया, अब इस पर क्या डिस्कस करना। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कथन है ए, कह रहा है उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भागों में नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं, क्योंकि
उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल तीव्र होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है। क्या ये बात सही है? आप वीडियो को पॉज करें और बताइएगा, इसमें देके रखें स्टेटमेंट। देखिए, अगर आप कारण की बात कर लें कि जब ये नदी उत्तरी ढालों से नीचे आती है तो इनका जो तीव्र है, ढाल तीव्र नहीं होता है बल्कि मंद हो जाता है, तो दूसरा गलत है। और ये कह रहे हैं आर गलत होना चाहिए, तो आर गलत कहाँ पर है, मतलब सी में आर गलत है। ये कह रहे हैं दोनों सही नहीं, दोनों सही नहीं, ए सही है और जबकि आर गलत है। ये बात ठीक है कि उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदी निचले भागों में नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं, ये बात ठीक है। कई ऐसे द्वीपों का निर्माण नदियाँ करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। दूसरा है, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है जल विभाजक का कहलाता है। उपयुक्त में से कौन सा ये से कथन सत्य हैं या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। बताइएगा वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये बात एकदम, दोनों बातें यहाँ पर ठीक हैं कि पहला और दूसरा इसमें करेक्ट है, कि मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास जो हम लेंगे उसमें और आपसे क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर भी अंतिम क्वेश्चन जाते जाते आपको देके चलते हैं और क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा या सी संरचना बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग करती है? पहला स्टेटमेंट है दिल्ली कटक, दूसरा है अरावली, तीसरा है सह्याद्री। कूट दे के रखे हैं केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो, डी एक, दो और तीन। कमेंट्स करना मत भूलिएगा, इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, ठीक है। और मन लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले किसी क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।